औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। अल्लाह मेरी मदद फरमा। बेटा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। चैप्टर का नंबर का जो नाम है, चैप्टर का नंबर जो है वो 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर है। कल हमने जो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर थी उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया, उसके लाज हमने पढ़ लिए। पहली चीज जो मैंने आपसे डिस्कस की थी वो ये था कि मैंने गैस की प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस की थी। फिर मैंने आपको बताया था कि गैस के वॉल्यूम पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसका क्या असर पड़ता है, और गैस के वॉल्यूम पर जो टेम्परेचर है उसका क्या असर पड़ता है जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। फिर हमने गैस लॉ की डेफिनेशन की, और उसके बाद हमने 2 गैस लॉ पढ़े थे, एक बॉयज लॉ था, एक चार्ल्स लॉ था। ठीक है, और उन दोनों को खत्म करने के बाद आज हम लोग लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर पे पहुंच गए। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, इसको शुरू में मैंने डिफाइन किया था, दैट स्टेट ऑफ मैटर, मादे की वो शक्ल। ठीक है, मैंने बताया था कि जो आपका मैटर है ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर पर अपनी शक्ल को मखसूस रखता है। अब अगर टेम्परेचर, मैं वाटर की बात करता हूं, तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर है और 100 डिग्री से नीचे है, ठीक है, या 100 डिग्री पर तो वो इवेपोरेट कर जाएगा। और प्रेशर 180 एम है। प्रेशर कितना? 180 एम है। तो आपका जो वाटर है वो आपको सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेगा, आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। ये क्या है? बाउंड्स है। अगर टेम्परेचर ये होगा, प्रेशर ये होगा, तो वाटर इस स्टेट में पाया जाएगा। तो वो स्पेसिफिक फॉर्म, वो मखसूस शक्ल जिसमें कोई भी मटेरियल एग्जिस्ट करे एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर आपका प्रेशर जो है वो 280 एम हो जाए, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर भी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, वो लिक्विड ही रहेगा। और 120 डिग्री पर जाके फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। आपने सिर्फ क्या किया? प्रेशर चेंज किया। क्या चेंज किया? तो बेटा जी याद रखें, ये जो प्रेशर होता है ना, इट have immense effects, it have profound effects on the physical state of the matter and the temperature as well। याद रखना, इन दोनों चीजों का जो आपके मैटर की फिजिकल स्टेटस के ऊपर बहुत ही गहरा असर होता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, और उनमें पहली चीज क्या है? टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बड़ी अहमियत रखते हैं किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए। क्लियर हो गया? बात नहीं समझ आई तो मेरे से आप दोबारा पूछ लें। क्लियर हो गया सबको? चलो जी शुरू करते हैं। तो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की बात हो रही है जी। तो मैंने डेफिनेशन कर दी है, दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम बट नॉट शेप। इसका वॉल्यूम स्पेसिफिक होगा, वॉल्यूम अब भी स्पेसिफिक होगा। क्यों? मैंने कहा था जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस है ना वो बराबर रहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बराबर फासले पर रह के मूव करते हैं। समझ आया नहीं? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस अभी भी चेंज नहीं होते, वो स्पेसिफिक रहते हैं। जिससे वॉल्यूम क्या रहता है? स्पेसिफिक रहता है। लेकिन जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी पोजीशंस को छोड़ देते हैं। स्पेसिफिक पोजीशंस जो होती है, जो फिक्स्ड पोजीशंस होती हैं, उनको छोड़कर वो मूव करना शुरू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स ऑन वन एंड अनदर। ठीक है, तो इस तरह जब वो एक दूसरे पे मूव करते हैं तो बेटा उसकी जो शेप है वो उसे सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? तो टिपिकल प्रॉपर्टीज जो लिक्विड्स की हम पढ़ेंगे उसमें इवेपोरेशन है, वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं हो गया? अब बेटा जी एक एनिमेशन जो मैं आपको ये लेक्चर शुरू करने से पहले दिखाना चाहता हूं, कल भी मैंने आपसे बात की थी, आपको दिखाई थी, इधर से हमने शुरू किया था काम को, तो जरा इस चीज को देख लीजिएगा फिर काम होगा। अब बेटा जी ये बताना मैं आपको चाह रहा था, ये जो पार्टिकल्स आप देखेंगे आपस, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। ये जिस सिलेंडर में हमने गैस रखी हुई है, ये पार्टिकल्स उस सिलेंडर की वॉल्स के साथ भी टकरा रहे हैं और आपस में भी टकरा रहे हैं। समझ आया नहीं है? तो इनके आपस में टकराव और गैस की वॉल्स के साथ टकराव की वजह से ये जो प्रेशर डाल रहे हैं ये गैस का प्रेशर है।
ये वो प्रेशर है जो गैस डाल रही है, इसे कहते हैं इंटरनल प्रेशर। कौन सा प्रेशर? इंटरनल प्रेशर। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? और लिक्विड्स में इसी इंटरनल प्रेशर को हम लोग नाम दे देंगे वेपर प्रेशर का, और ये जो बाहर का प्रेशर होगा हम इसे कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर। ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरे मारते हैं और वॉल्स के साथ टकरे मारते हैं, और इनकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल प्रेशर। और जब हम लिक्विड्स में बात करेंगे उनके वेपर्स के बनने की, तो जिस प्रेशर के साथ वेपर्स, कौन? वेपर्स लिक्विड की सरफेस को छोड़ते हैं जिस प्रेशर के साथ, दैट प्रेशर इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? तो यही प्रेशर बन जाएगा जाके, कौन सा प्रेशर जी? वेपर प्रेशर बन जाएगा इन द लिक्विड स्टेट। तो वेपर प्रेशर की बात भी करेंगे, बॉइलिंग की बात भी करेंगे, इवेपोरेशन की बात भी करेंगे। तो बेटा आज तक जो आपने बॉइलिंग के बारे में समझा हम उसको भी डिस्कस करेंगे, और बॉइलिंग असल में क्या है और कब होती है, इस चीज को कौन सी चीज डिसाइड करती है, बॉइलिंग किन चीजों पे डिपेंड करती है, बॉइलिंग होती है क्या, हम इसकी बात करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। ये देखें जी, ये वाटर आपके सामने और ये उसके वेपर्स हैं। ये कहां से निकलेंगे वेपर्स? वाटर की सरफेस से निकलेंगे ना। वो मॉलिक्यूल्स याद रखना, मेरी बात गौर से सुनना, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, मैं अपनी क्लास की मिसाल देता हूं। ये मेरी क्लास में जो यहां पे बैठे हैं ना, ये भी एक लिक्विड स्टेट है। आप में से वो बच्चा याद रखना, इसमें मैं अहमद की मिसाल आपको दूंगा और अप्रिशिएट करूंगा अहमद को सबके सामने, ताकि तुम सारे उसको फॉलो करो। अहमद शुरू में मेरे पास आया था तो एक जिसे कहते हैं ना, इसका बिहेवियर एक डल बच्चे की तरह का था। बिल्कुल ये सामने बैठा हुआ, मैं इसको इसके मुंह पे बता रहा हूं कि इसका बिहेवियर को इतना अच्छा नहीं था, समझ आया नहीं है। लेकिन आफ्टर वन मंथ और 2 मंथ्स अहमद साहब ने क्लास में डिस्टिंक्शन शो कर दी। इसमें आप भी मौजूद हैं, हमजा मौजूद है, हंजला मौजूद है, तैयब मौजूद है, जैन मौजूद है, हामिद मौजूद है, उसका अपना भाई मौजूद है हामिद, और उसके साथ हमारे बेटे कासिम मौजूद है। तो इतने बच्चे मौजूद है, लेकिन एक बच्चे ने डिस्टिंक्शन शो की है। जिक्रिया तो पुराना बच्चा है, लेकिन वो बच्चा जो है उसने डिस्टिंक्शन कैसे शो की? भाई उसके टेस्ट पूरे, उसका होमवर्क पूरा, बल्कि मैं जो उसको नहीं देता वो पढ़ के आता है। तो उसकी कामयाबी का राज सिर्फ एक चीज है कि उसने अपना दिन रात क्या कर लिया, अपनी पढ़ाई को अपना जिसे कहते हैं ना मकसद बना लिया। उसको अपनी पढ़ाई से मोहब्बत होगी, उसे समझ आ गई कि मुझे इज्जत पढ़ाई से मिलनी है। समझ आया नहीं यार? वो कहते हैं ना अरबी का मकूला, मन अहब्बा शैअन अक्सर जिक्रहू, मन अहब्बा शैअन अक्सर जिक्रहू। इंसान को जिस चीज से प्यार हो जाए ना, ठीक है, जिसको जिस चीज से प्यार हो जाए वो अक्सर उसका ही जिक्र करता है। तो इस बच्चे को पढ़ाई से प्यार हो गया, अब वो डिस्टिंक्ट हो गया, उसके अंदर जो एनर्जी है ना वो आप सबसे ज्यादा है। मैं जो समझाना चाह रहा था आपको, उसके अंदर जो एनर्जी है वो सबसे क्या ज्यादा, वो ऊपर निकल गया। इसी तरह पानी के मॉलिक्यूल्स में भी है। ये सारे जो नीचे मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी एवरेज है, इतनी ज्यादा नहीं है, बट ये जो मॉलिक्यूल्स ऊपर तैयार है ना बेटा, याद रखना दुनिया बहुत सारी है, दुनिया बहुत सारी है। मशहूर वही होगा जो ज्यादा एनर्जी लगाएगा, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका हौसला ज्यादा होगा, जिसकी बर्दाश्त ज्यादा होगी। नहीं समझे मेरी बात? जिसके इरादे पुख्ता होंगे। ये जो मालिक ऊपर ये मशहूर हो गए हैं, ये समझ लो ये मशहूर हो गए हैं एनर्जी लेकर। क्यों? इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। मैं भी आपका एनिमेशन दिखा रहा हूं, होती सबके पास काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आई नहीं गई? काइनेटिक एनर्जी आप सबके पास है, आप सबके पास एनर्जी है। फर्क कहां पे है कि एनर्जी में फर्क है। तो वो फर्क क्यों है? शौक की वजह से। इसकी वजह से ये आपका शौक आपको एनर्जी देगा। समझ आया नहीं यार? वो कहते हैं ना, अगर किसी इंसान का शौक उसका प्रोफेशन बन जाए तो फिर उससे अमीर इंसान के लिए। तो बेटा जी आप अपनी पढ़ाई को ना ये समझ लें कि ये आपका काम है, अपने शौक को अपना काम समझ लो, फिर आप थकेंगे भी नहीं। आपने पढ़ाई को शौक को नहीं बनाया, आपके शौक कुछ और है, तो बेटा जी याद रखना वो शौक कोई नहीं पूरे होने। पढ़ाई वाला शौक पूरा हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं, वो शौक कोई नहीं पूरे होने। समझ आया नहीं है? लेकिन अगर आप पढ़ाई का शौक पूरा कर लेंगे तो काम बड़े बन जाएंगे। तो एनर्जी सबके पास है, लेकिन कमी किस चीज की है? शौक की कमी है। असल में वो शौक वो पावर है जो आपको यहां से उठा के ऊपर ले जाएगी, यहां से उठा के कहां ले जाएगी? यहां ले जाएगी, और आप मशहूर हो जाओगे।
मैंने 20 लड़के ऐसे देखे हैं जिनको कुछ जानता ही नहीं था। यकीन करें, यकीन करें, मेरे जैसे, मैं तो कहूंगा मेरे जैसे जो नाचीज है, मेरे जैसे जो आजिज लोग हैं, मुझे तो कोई नहीं जानता था मॉडल में। मेरे उस्तादों की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे इल्म अता किया, उसके वो सब सारे जानते हैं। वजह क्या है कि भाई पढ़ाई से दोस्ती कर ले, आप भी कर लो, इज्जत दे देगी तुम्हें। और अगर आपने दोस्ती ना की, यही तुम्हें जलील करेगी। मैं बता रहा हूं, फेल हो ना, देखो कितनी बिस्ती होती है। फिर किताबों से दोस्ती कर लो, तुम्हें विजिट नहीं होने देंगी। इसलिए दिए स्टेट को समझो, वाटर है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। इससे वही मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ आई नहीं आई? और वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, उनका सरफेस से निकलकर ऊपर चले जाना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं इवेपोरेशन। Now we are going to talk about the evaporation. प्रॉब्लम किसी को, place some liquid such as ether, ठीक है, और एसीटोन। गौर से सुन ले, ईथर भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर का पता है सबको? नहीं पता। नेल पॉलिश रिमूवर हाथ पे डालो तो ठंडा ठंडा लगता है, लगता है नहीं लगता? लगता है। क्यों लगता है इसकी बात भी हम कर लेते हैं। बात को गौर से सुनना, बात को गौर से सुनना। तो कहता है प्लेस सम लिक्विड सच एज ईथर और एसीटोन इन एन ओपन कंटेनर। उसको किसी बर्तन में डालें और ऊपर से उसका मुंह खुला हो, ठीक है, एंड ऑब्जर्व, और देखिए, यू विल नोटिस। पेट्रोल डाल दो यहाँ अंदर, पेट्रोल हमारा ऊपर पड़ा होता है उसमें कुपी में, तो ऊपर कभी कभी टेप नहीं लगाते तो सारा उड़ जाता है। सो इन एन ओपन कंटेनर डाल के आप देखें, जरा मुशाहिदा करें, यू विल नोटिस दैट, आप देखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज किया? उड़ गया ना, खत्म हो गया ना, अंदर से निकल गया बाहर। समझ आ नहीं गया? तो वो किधर गया? वो बुखारात बन के, वेपर्स, क्या बन के? वेपर्स बन के सरफेस से निकलकर हवा में शामिल होके हवा कैसा बन गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? So you will notice that volume of liquid gradually decreases and finally no more of the liquid is left। और आखिर पे आप देखेंगे पता नहीं लिक्विड कहां चला गया। This is because, ऐसा इसलिए है कि liquids constantly change into gas। लिक्विड जो है बेटा वो मुसलसल कॉन्टिन्यूसली वो जो है ना मुस्तकिल तौर पर वो तब्दील होता है किसमें? गैस में और वेपर्स, ठीक है, इवन व्हेन द टेम्परेचर इज लेस देन देयर बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ आई नहीं आई? यहां तक कि उनका जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। और याद रखना बेटा, ये जो इवेपोरेशन होती है ये कहां से होती है? सरफेस से। कहां से होती है? अंदर नहीं, अंदर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है। मैंने अभी आपको पीछे पहले स्लाइड पे बताया, ये जो मॉलिक्यूल्स है इन सब की एनर्जी कम है, इन सब की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो जो मॉलिक्यूल्स ऊपर है इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी, इन्होंने सबसे ज्यादा शॉक एनर्जी, क्या शॉक, तो इनके अंदर शॉक सबसे ज्यादा था, तड़प सबसे ज्यादा थी, जज्बा सबसे ज्यादा था। तो ये छलांग मार के बाहर निकल गए, सब कुछ छोड़ गए और आगे निकल गए। समझ आया नहीं यार? इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा थी, इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे, और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कम होती है। इनने सबसे ज्यादा मार खाई है यहाँ पे, इसके अंदर ना लिक्विड के अंदर। मार खाने का मतलब इन्होंने सबसे ज्यादा सख्तियां बर्दाश्त की है, सबसे ज्यादा ठोकरें खाई है। नहीं समझे मेरी बात? पहले एक बंदा फुटबॉल को छुटा मारे, फिर दूसरा मारे, फिर तीसरा मारे, पता है फुटबॉल की स्पीड कहां पहुंचेगी? अभी भी नहीं समझे? और भाई ये सरफेस पे वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको नीचे से छूटे पड़े हैं, 1 2 3 4 5 ओके ऊपर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसलिए दुनिया वाले बातें करेंगे, दुनिया वालों के बातों को सुनकर अपने आप को डिग्रेड नहीं करना। परसों मेरा एक बच्चा मुझे बताया था, भाई टीचर अप्रिशिएट नहीं कर। मैं कहा अल्लाह के बंदे, और टीचर की बातें तो तुझे आगे लेके जाएंगी, तू प्रूव करके सर जी आप गलत है, मैं ये कर सकता हूं। समझ आ नहीं है? और टीचर तो देखो ऐसे इंसान बनो कि नेगेटिव बात से भी पॉजिटिविटी निकाल लो। और गोरे जो है ना, गोरे गंद से भी अच्छी चीज निकाल लेते हैं, ऐसे बनो। नहीं समझ आया? और गंद का कीड़ा गंद से खुराक हासिल कर लेता है यार, तुम तो उससे भी बदतर हो। नहीं समझे? वो जो गंदगी के कीड़े होते हैं क्या करते हैं? उससे खुराक हासिल करते हैं ना, जो उनके जिस्म को बढ़ाती है आगे। अल्लाह वालों तुम कीड़े से बदतर हो गए हो। कुछ हो यार, हो उसको तो तुम इंसान हो, अशरफुल मखलूकात। तो अल्लाह ताला जब तुम्हें अशरफ बनाया, सबसे बेहतर बनाया, तुम तो कीड़ों से भी अच्छी तुम्हारी सोच होनी चाहिए कि वो गंदगी से अच्छी चीज निकाल लेते हैं, और तुम उस्तादों की बातों को बुरा मान जाते हो। यार ये बातें तुम्हें सुधारने के लिए होती है। तुम्हें उस्ताद ना आईना होता है, तुम्हें दिखा रहा होता तुम अभी क्या हो, तो क्या करो मैं अब इसको दुरुस्त करूंगा, ना कि डिग्रेड होकर बात मार ही पानी है जी, मैं नहीं कम करना हूं।
अल्लाह वाले ये क्या तेरी सोच है, बल्कि तू प्रूफ करके सर जी आप गलत हैं, आप जो है ना, नहीं मैं मेहनत करके दिखा सकता हूं। आप कैसे कहते हैं मैं मेहनत नहीं कर सकता? मेहनत करके दिखाओ टीचरों को। बात समझ आई नहीं है बेटा? समझ आया? अगर कोई बंदा आप लोग कोई बुराई प्रूव करता है तो मेरे बच्चे उस बुराई को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे इंसान बनते हैं, अक्लमंद बनते हैं। अब आगे चलते हैं। तो यहां बात समझ आ गई। इवेपोरेशन में क्या होगा? इवेपोरेशन में क्या होगा? आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो कि सरफेस पे है वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर हवा में शामिल हो जाएंगे। दिस प्रोसेस है, और ये ऑल टेंपरेचर्स पे होता है। इवेपोरेशन सॉलिड्स में भी होती है, याद रखना। कभी कभी बर्फ बाहर निकाली है फ्रीजर से तो उसके ऊपर से आपको धुआं उठता हुआ नजर आता है, वो क्या होते हैं? थोड़े वेपर्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं खाने बस, ठीक है, थोड़े बहुत कम इवेपोरेशन होती है सॉलिड में, बहुत ही कम, लेकिन होती है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं, कस्तूरी यहां लाकर रख दो, देखना फिर क्या होता है, खुशबू आएगी नहीं आएगी? आएगी ना? बात समझ आई नहीं आई? यहाँ पे मैं कहता हूं आपको गंदी चीज लाकर रख दे, बदबूदार चीज लाकर रख दे, बू आएगी नहीं आएगी? आएगी ना? वजह और भाई थोड़े थोड़े उसके मॉलिक्यूल भी वहां पे शामिल होते रहते हैं, प्रॉब्लम किसी को। सो देखो बेटा, इवेपोरेशन की डेफिनेशन मैं नीचे दे रहा हूं, ये मैंने थोड़ी सी आपको एग्जांपल दी कि आपकी डेली लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। तो याद रखना, को बंदा पूछ ले जी हाँ जी पेट्रोल किधर गया, तो आपने जवाब देना दिस इज बिकॉज लिक्विड्स कॉन्स्टेंटली चेंज। समझ आया? अंग्रेजी में थोड़ी जी ना जुबान पे चाड़ लो ताकि लिखने में आसानी हो। बात सुन रहे नहीं सुन रहे? और अंग्रेजी थोड़ी सी सीख लो यार, पेपर में लिखने के काम आएगी। ये कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में है, इनको लिखना भी आपने पेपर पे भी उतारना है। तो दिस इज बिकॉज लिक्विड्स कॉन्स्टेंटली चेंज इनटू गैस और वेपर्स इवन व्हेन द टेम्परेचर इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। याद रखना, इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, इसलिए वेपर्स हवा में शामिल होते रहते हैं फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। डेफिनेशन इवेपोरेशन की है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस। क्या? लिक्विड का गैस की बजाय वेपर्स कहने का कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस और वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर्स इज कॉल्ड वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। समझ आ गया नहीं आ गया? क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। इवेपोरेशन जी, इन इवेपोरेशन सम मॉलिक्यूल्स, अब जरा याद है गौर से सुनना, ये थोड़ा टेक्निकल अंदाज में आपकी बुक से मैंने कॉपी किया, अब आपने इसको समझना है। कहता है इन इवेपोरेशन में सम मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ, और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन तो आती है, ये भूल गए हो या आती है? मैंने कहा था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर ए कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल। भूल गए सारा कुछ? और भाई याद रखो, पीछे से रिवाइज कर लिया करो, कभी कभी उस पर विराम कर दिया करो। तो इन इवेपोरेशन सम मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड ब्रेक अवे एंड इंटर द गैस और वेपर स्टेट। क्या हुआ? इवेपोरेशन में क्या होता है? कुछ लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स, याद रखना, या कुछ मॉलिक्यूल्स किस में? लिक्विड में ब्रेक अवे फ्रॉम द सरफेस। याद रखना, इवेपोरेशन सरफेस से होगी बेटा, अंदर से मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकता, अंदर से मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाएगा, सरफेस से मॉलिक्यूल इवेपोरेशन में बाहर जाएगा, बॉइलिंग में फिर अंदर से भी बाहर जाएंगे। क्लियर हुआ? तो इन इवेपोरेशन सम मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड ब्रेक अवे फ्रॉम द सरफेस, यहां पे मेरे से लिखने में कमी रह गई, ब्रेक अवे फ्रॉम द सरफेस एंड इंटर द गैस और वेपर स्टेट। प्रॉब्लम किसी को? अब जरा यहां से पढ़े, ऐसा क्यों है? अब आप कहते हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। गौर से सुनना, हर बंदा पढ़ लिख नहीं सकता, मेरी बात याद रखना। पढ़ना लिखना कोई आसान काम नहीं है, ये वही करेगा ओनली दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ये उन लोगों का काम है जिनके अंदर जज्बा होता है। मैं ये कहा करता हूं लोग नाराज हो जाते हैं, मर्दों का काम है, इसमें वो लोग भाग जाते हैं, किधर भाग जाते हैं? ये शेरों का फील्ड है, शेर यहां चलते हैं, पढ़ाई लिखाई शेरों का काम है। बादशाह कौन होता है? शेर होता है ना। अब लूड़ी बादशाह थोड़ी बनेगी। सो देयरफॉर अगर बादशाह बनना चाहते हो, याद रखना उस्ताद एक बादशाह होता है, नहीं समझे? इसको ताज की जरूरत नहीं होती, उसकी रियाया बहुत सारी होती है, बहुत सारे लोग उसको बादशाह की तरह इज्जत दे रहे होते हैं। समझ आया? तो याद रखो, ये पढ़ाई लिखाई का आसान काम नहीं है। मैं आज आपको केमिस्ट्री के साथ साथ नसीहतें भी कर रहा हूं, तो इसलिए ये क्यों कर रहा हूं आपको पता, मैं क्यों कर रहा हूं आपको नसीहतें, कि आप अपने करतूत चेंज कर लो। आपके पेपर्स बहुत करीब आ गए। तो ओनली दोज मॉलिक्यूल्स, पहले मैंने कहा इन इवेपोरेशन सम मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड ब्रेक अवे। कहां से ब्रेक अवे करेंगे? जुदा होंगे। ब्रेक अवे का मतलब होता है जुदा हो जाना। तो मॉलिक्यूल जुदा हो जाएंगे, कहां से? सरफेस से।
जब सरफेस से आप जुदा होंगे तो कहां जाएंगे? सरफेस से जुदा होंगे तो कहां जाएंगे? एटमॉस्फेयर में, हवा में, फिजा में। नहीं समझे? तो दिस इज कॉल्ड इवैपोरेशन। तो some molecules in the liquid break away and enter the gas or vapor state. Only those, अब याद रखना कौन से molecules आएंगे? Only those molecules which have greater kinetic energy than average. Average का मतलब समझते हो? Average वो होती है जो सबके पास होती है फिलहाल के लिए। Average क्या? वो एनर्जी जो हर molecule के पास है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? वो एनर्जी जो हर molecule के पास है। ये मैथमेटिकल टूल है जिसके जरिए से हम क्या करते हैं कि एक अंदाजा लगाते हैं कि अगर हर मॉलिक्यूल के पास सेम एनर्जी हो तो कितनी होगी। वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल। अच्छा मुझे बात बताओ, हम HCF जब कैलकुलेट करते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद है? तो मैं कहता था वो नंबर लो जो सब में आए और उसकी भी मिनिमम पावर। बात याद आई नहीं आई? जैसे मैंने आपसे ये कहा कि आप 12 और 4 के फैक्टर्स बनाओ, ठीक है? तो 12 के फैक्टर्स क्या आते हैं? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, और 4 के फैक्टर्स क्या आते हैं? 2 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, या मैं आपसे ये कह दूं कि 24 और 4 के फैक्टर्स बनाओ, तो 24 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। अब 4 में 2 की पावर 2 भी है। अब मुझे लिखना पड़ेगा। अभी माइंड में इतने ऐसे बैठे ना जैसे ब्लैंक होते हैं, कभी किए ही नहीं है ये काम। जैसे बहुत ही शरीफ है, रोटी को चोची बोलते हैं। 24 इज इक्वल टू 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3। समझ आया? अब तो यार इतने तेज हो जाओ, पढ़ा पढ़ा के मेरे सर से बाल उतर गए हैं। तो क्या देखो, ये 2 की पावर 2 इसमें भी है और इसमें भी है। मैं इसलिए कहता हूं जब HCF निकालना, फैक्टर निकालना, डिवाइजर निकालना, तो छोटी पावर लिया को। नहीं समझे? HCF है ना पुत्र? तो HCF जो है ये 2 की पावर 2, क्यों? इसमें भी 2 की पावर 2 है और इसमें भी 2 की पावर 2 है। एवरेज एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हर मॉलिक्यूल के पास होती है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? एवरेज वो है जो हर मॉलिक्यूल के पास है। अब कुछ ऐसे भी तो होंगे जिनकी एवरेज से ऊपर होगी। चलो मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपकी क्लास में हर बच्चे को कम से कम 5 रुपए तो हर रोज मिलते ही होंगे ना? नहीं समझे? किसी को 5 से ज्यादा नहीं मिलते होंगे, वो एवरेज से ऊपर है। बात समझे नहीं समझे? हर बच्चे को घर से हर रोज 5 रुपए तो मिनिमम मिलते ही होंगे। वैसे आजकल मिनिमम 10 मिलते हैं। कोई ऐसा हो जिसको अम्मी अबू 5 रुपए देके भेजते हो, ऐसा हो गई? नहीं है ना? एवरेज 10 वाला कौन है वैसे? कोई नहीं। तू बस कर यार, तू ना छोड़ दे। 10 वाला भी नहीं है कोई भी यहां पे, मुझे पता है, मैं जानता हूं। एवरेज 20 की होगी। तो बेटा जी एवरेज का मतलब यह है कि दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल। अभी भी एवरेज समझ नहीं आया बेटा आपको? अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा? इसके फार्मूले वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इकट्ठी करेंगे और उसको जितने मॉलिक्यूल्स उस पर डिवाइड कर देंगे, तो हमें हर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एनर्जी पता चल जाएगी। समझ आया नहीं यार? अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी एवरेज से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बेटा जिनकी एनर्जी एवरेज से ज्यादा होती है ना, वो फिर एवरेज वालों के साथ नहीं रहते, वो उनको पीछे छोड़ जाते हैं, वो उनको पीछे छोड़ जाते हैं। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अल्लाह वालों मेरी बात को गौर से सुनो, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि वो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेशन में कौन से मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे? ओनली दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द एवरेज। अब आप अपनी क्लास में मुकाबला ना लगाना, मैं चाहता हूं आप मुकाबला पूरी दुनिया से करो। बात समझे नहीं समझे? मेरे टीचर अदनान साहब मुझे कहा करते थे, एक दफा मैंने एक बात कर दी, मैंने कहा सर जी मेरे नंबर फलां बच्चे से ज्यादा है, मुझे उधर ही पकड़ लिए। मैंने कहा क्या हुआ सर जी? कहते पुत्र मैंने तुझे इसलिए तैयार नहीं किया। मैंने कहा सर जी मैं समझा नहीं आपकी बात। कहता है बेटा मैंने तुझे दुनिया के लिए तैयार किया, मैंने तुझे एक बच्चे का मुकाबला करने के लिए तैयार कोई नहीं किया। मैं तुझे दुनिया में सबसे आगे देखना चाहता हूं। मैंने कहा सर जी सॉरी गलती हो गई, मैं आपकी प्लानिंग समझ नहीं पाया, ज़हन छोटा है ना मेरा। और यकीन करें मैंने फिर अपनी लाइफ में किसी एक बच्चे से मुकाबला नहीं किया, किसी एक बच्चे से मुकाबला नहीं किया, अपने क्लास के किसी बच्चे से मुकाबला नहीं किया, मैंने पूरी दुनिया से मुकाबला किया।
और फिर उसकी वजह से अल्लाह पाक ने यूनिवर्सिटी में टॉप करवाई, अल्लाह पाक ने स्कूल में भी अच्छी पोजीशन दी। बात समझे है नहीं समझे? नहीं समझे मेरे ख्याल में। सो बेटा जी बात यही है कि आप अपना मुकाबला दुनिया को एवरेज समझो ना, हर बंदे के पास कितनी एनर्जी है, अब दुनिया से अलग हो जाओ सबके साथ। मेरी क्लास में एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जहां तक मैं समझता हूं जिसके पास एनर्जी एवरेज से ज्यादा ना हो। अब सबके पास एनर्जी है बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग। सिर्फ शौक की चिंगारी लगाने की जरूरत है, बस शौक पैदा कर लो बेटा, शौक पैदा कर लो बस। माँ बाप को इज्जत दिलवाने का, उस्तादों को इज्जत दिलवाने का, इज्जत का शौक जिस दिन आपको पड़ गया ना, इज्जत करवानी है मैंने, तो बेटा जी फिर याद रखें अल्लाह पाक आपको इज्जत देगा। इज्जत बड़ी कीमती चीज है ना, अल्लाह बिन मांगे नहीं देता, मांगनी पड़ती है उससे। लोग कहते हैं अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मांगते दुआ नहीं मांगते, मैं मांगता हूं ना अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इज्जत वालों का रास्ता मांगते। अल्लाह कहता है मांग इज्जत मेरे से, तो बेटा मांगो फिर वो देगा तुम्हें। समझ आया? इवेपोरेशन कहां से होगी? सरफेस से, हाई टेम्परेचर पे होगी। मैं बॉइलिंग की बात नहीं कर रहा, वहां पे वेपोराइजेशन होगी। गौर से सुने, इन इवेपोरेशन सम मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड ब्रेक अवे एंड इंटर द गैस और वेपर स्टेट। इवेपोरेशन में कुछ मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड की सरफेस से जुदा हो जाते हैं और कहां चले जाते हैं? वेपर स्टेट में चले जाते हैं, गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। ये रियलिटी है। आपने पेट्रोल को उड़ते हुए देखा, आपने एसीटोन को उड़ते हुए देखा, ऐसा है या नहीं? देखा या नहीं देखा? So, अल्लाह वालों, only those molecules which have greater kinetic energy than average। अब इवेपोरेशन कितने होगी? मुझे यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो देखिएगा, जल्दी से वापस आ जाए। तो दिस मॉलिक्यूल याद रखना, जिसकी एनर्जी क्या होगी? क्या होगी? किससे ज्यादा होगी? याद रखना बेटा। इवेपोरेट तो करता है, आप ये सोचे कि कौन सा मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते होंगे, तो जवाब ये ओनली दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन एवरेज कैन ब्रेक अवे, कैन ब्रेक अवे। वो जुदा होंगे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से वही मॉलिक्यूल जुदा होंगे जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी या एवरेज से ज्यादा होगी। ठीक है, एवरेज सबके पास ही ना, सबसे ज्यादा होगी ना यार, क्या हो गया? एवरेज से ज्यादा होगी या सबसे ज्यादा होगी? सो आई एम सेइंग दैट अपनी जुबान में समझ नहीं आ रहा, एवरेज से ज्यादा होगी, एवरेज सबसे ज्यादा होगी ना यार। ठीक है, दिस मीन्स द मॉलिक्यूल्स विद हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एस्केप फर्स्ट। वो मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो पहले एस्केप करेगा, सबसे पहले वेपर्स में बच जाएगा। तो बेटा जी पहली पोजीशन उसी की आएगी, याद रखना। आगे तुम समझदार हो। द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड हैव ए लोअर, याद रखना, द मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड में होंगे, वो मॉलिक्यूल जो कहां होंगे? यहां नीचे वाटर, यहां पे। वो मॉलिक्यूल जो कहां पे होंगे? यहां पे, इस जगह पे जो होंगे मॉलिक्यूल, बेटा उनकी एनर्जी जो होगी वो कम होगी, एवरेज, या एवरेज होगी, एवरेज से कम होगी। समझे नहीं समझे? द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड हैव लोअर, ठीक है, हैव ए लोअर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। फिर सुन ले, द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड हैव ए लोअर एवरेज काइनेटिक एनर्जी देन द मॉलिक्यूल्स दैट हैव एस्केप्ड। या मैंने ये स्टेटमेंट थोड़ी सी मुझे इसमें फॉल्ट नजर आ रहा है, ये कहते हैं मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड हैव लोअर काइनेटिक एनर्जी। याद दिया, एनर्जी इज इक्वल टू द एवरेज। एवरेज से नीचे फिर नहीं ना मानते, एवरेज सबकी होती है, उससे नीचे क्यों माने हम लोग? मिनिमम एनर्जी है ना, एवरेज एनर्जी सबके पास है। सो वैसे हो सकता है कुछ की एनर्जी एवरेज से भी कम हो, ठीक है। एवरेज का मतलब सबके पास अगर इक्वल हो तो हर एक के पास इतनी आएगी, कुछ की एनर्जी एवरेज से भी कम हो सकती है, ठीक है। तो द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड हैव, जो लिक्विड स्टेट में होंगे बेटा उनकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है उनकी, ठीक है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड हैव ए लोअर एवरेज काइनेटिक एनर्जी देन द मॉलिक्यूल्स दैट हैव एस्केप्ड। वो मॉलिक्यूल जो हवा में शामिल हो चुके होते हैं, ठीक है, उनसे लिक्विड स्टेट में मौजूद मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। बात समझ आ गई? क्लियर हुआ? देयरफॉर लिक्विड्स टेम्परेचर विल डिक्रीज। ये क्या बात कर गए? अब जब मॉलिक्यूल सरफेस से बाहर जाएंगे तो लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये लास्ट स्टेटमेंट को बच्चा मुझे समझा सकता है कि इवेपोरेशन से देयरफॉर लिक्विड टेम्परेचर डिक्रीज, लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? इवेपोरेशन से टेम्परेचर क्यों डिक्रीज कर जाएगा? हमजा आप बताएं जरा मुझे।
क्योंकि स्वामी जोन से उसके अंदर स्वामी होंगे ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल स्वामी जब वो बाहर निकल जाएंगे, जिनों की ज्यादा एनर्जी होगी वो बाहर चले जाएंगे, तो पीछे जो उसकी कम एनर्जी वाले होंगे वो बाहर। तो फिर कम एनर्जी वालों से टेम्परेचर क्यों कम हो जाएगा, मुझे ये बता। I want to listen these words. Hi, chemistry students. Let's talk about a liquid. We're going to use turbulent water, some liquid. जी हमजा, आप बात करें मेरे से, मैं सुन रहा हूँ आपको। तो स्वामी टेम्परेचर जो सा, अगर तुम मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट अगर बता देना, तुमने कहा ठीक है ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हवा में शामिल हो गए, यही कहा ना बेटा तूने कि वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी वो कहाँ चले गए, हवा में शामिल हो गए। पीछे कौन से मॉलिक्यूल रह गए, पीछे जो जिनों की कम एनर्जी रह गए। तो इससे टेम्परेचर क्यों कम हो गया, मुझे ये बता। जो क्योंकि स्वामी जो की एनर्जी कम है, अगर उनके ऊपर भी टेम्परेचर ज्यादा होता तो वो भी इवेपोरेशन का। हमजा तू इवेपोरेशन को छोड़, मैं ये पूछ रहा हूँ एनर्जी पीछे कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है ना पीछे, तो काइनेटिक एनर्जी कम होने से टेम्परेचर क्यों कम हो गया, मुझे ये बता। पता है तुझे, कल मैंने इस पे बात की थी लेकिन तू भूल गया। जी अंजला आप बता दें, चले तो ये बात बता दें, चले। जी 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 नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि टेम्परेचर देखे वो मॉलिक्यूल जिनकी, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आपको पता है जो नीचे वाले मॉलिक्यूल होते हैं ना लिक्विड में, ये क्या कर रहे होते हैं, ये हिल रहे होते हैं, ये इसको टक्कर मारता है अपनी एनर्जी का। कुछ स्नोकर में देखा है, व्हाइट बॉल टक्कर मार के खुद रुक जाती है। सुन रहे नहीं सुन रहे, ये वाला मॉलिक्यूल इसको टक्कर मारता है, इसकी एनर्जी किसके पास चली गई, इसकी एनर्जी कम हो जाती है। समझे नहीं समझे, फिर ये आगे अपनी एनर्जी और उसकी एनर्जी मिला के, इसके पास अपनी एनर्जी भी तो थी ना, इसने इसको टक्कर मारी, इसकी एनर्जी इसमें चली गई, अब ये भी ठंडा हो गया, मतलब इसकी एनर्जी कम हो गई है, इसके पास ट्रिपल एनर्जी हो गई है। बात समझे नहीं समझे, अगर इसकी E1 एनर्जी से इसने टक्कर मार के उसको E1 दे दी, अब इसकी अपनी क्या थी E1 E2, इसने E1 और E2 को मिला के इसको टक्कर मारी। बात समझे नहीं समझे, कभी लाइन में खड़े हो धक्का देना ना, को देना, फिर क्या होता है। तो यूं करते हैं, ये आगे वाले को टक्कर मारता है, तो इसने कितने की 3 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इसको दी, इसने आकर टक्कर मारी 4 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इसको दे दी, इसने आकर टक्कर मारी 5 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इसको दे दी, 6 की। बताओ सरफेस वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी नहीं होगी, इसके पास नीचे जितने मॉलिक्यूल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, सबके पास एवरेज थी 8वां खुद, 8 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अब इसके पास है। मुझे बताओ ये इधर टिकेगा, जैसे इसको ये ठोकर मारेंगे, ठोकर खा के फुर करके हवा में चला जाएगा। समझ आ रही है बात, समझ आई नहीं आई। इसी तरह बेटा इनके साथ भी होगा, और फिर नीचे वाले सबकी एनर्जी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, बाकी सब भी ऐसे ही करते हैं। समझ आ नहीं है, आस्ता आस्ता ऊपर वाली लेयर्स हवा में जाती जाती हैं। समझ आ नहीं है, नहीं समझ आ मेरे, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाली लेयर्स हवा में जाती रहती हैं और इस तरह आपका सारा पेट्रोल हवा में चला जाता है। सबसे नीचे रहती है बेटा आस्ता आस्ता वो भी चली जाएगी, आस्ता आस्ता वो भी चली जाएगी। वो कैसे जाएगी, नीचे ग्लास है ना, ग्लास ये जमीन से हीट एब्जॉर्ब करता है, इसके मॉलिक्यूल इसको छूटा मारते हैं, ये भी कहता है चलो आई एम कमिंग आल्सो प्लीज वेट फॉर मी। नहीं समझे, एट द लास्ट ये ग्लास के मॉलिक्यूल जिसको छूटे मारते हैं, तो ये भी निकल जाता है। नहीं समझे मेरी बात आप लोग, समझ आई या नहीं आई। सो बेटा जी ये इवेपोरेशन समझ आ गई हमजा। अब बेटा जब ऊपर की लेयर बाहर जाएगी तो जो नीचे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अच्छा ये बताओ जो स्टेटमेंट मैं चाह रहा था वो कौन बच्चा मुझे बताएगा, अहमद आप बता दें। कल मैंने एक चीज लिखी थी, एक स्टेटमेंट लिखी थी कि जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाईजान। समझ आया नहीं यार, याद आया मैं जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स बयान किया था, तो मैंने कहा था जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो अल्लाह वालों जब मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी ऊपर वाली लेयर के रिमूव होने से, जिन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा थी, क्या थे इन सब की एनर्जी ये लेके बाद चला गया। नहीं समझे मेरी बात, इसने ठुडा मार के अपनी एनर्जी इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, तो सारी एनर्जी लेकर ये बात चला गया। तो पीछे जो मॉलिक्यूल्स बचे हैं बेटा उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो चुकी है। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है तो बेटा हमें पता बिकॉज टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड इज वेरी वेरी स्मॉल, सो देयरफॉर द टेम्परेचर इज आल्सो स्मॉल। टेम्परेचर भी कम हो गया,
बात नहीं समझे मेरी अभी भी, किसको आ गई ये बात समझ, क्लियर हुआ? तो बेटा जी इवेपोरेशन जो है इससे कूलिंग कॉज होती है, क्या होती है? इनकी एनर्जी वो ले गया ना, तो ये पीछे बेचारे कूल हो गए सारे के सारे। इसी तरह हमारी बॉडी में जो पसीना ना, पसीना परस्पायरेशन, पसीना, वो मॉलिक्यूल जो पसीने की शक्ल में हमारी बॉडी के ऊपर आते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और हवा में उड़ जाते हैं, पीछे हमारा जिस्म ठंडा हो जाता है। समझ आ नहीं यार ये चीजें? अब आपने जवाब ऐसे देना है, कैसे देना जी? इधर देखें, जैसे मैंने लिख के दिया, कहता है इन इवेपोरेशन सम मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड ब्रेक अवे फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस बेटा डाल लेना, फ्रॉम द सरफेस एंड इंटर एंड, मैं डाल ही ना दूं, ब्रेक अवे फ्रॉम द सरफेस, break away from the surface and enter the gas or vapor state। अब यहां से बेटा आपका काम शुरू हो रहा, only those molecules, वो molecules, only those molecules, सिर्फ और सिर्फ वो molecules जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ये कहते हैं जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है, कैन ब्रेक अवे, वो क्या करेंगे? वो जुदा हो जाएंगे फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, एंड विल इंटर इनटू द वेपर स्टेट और विल इंटर इनटू द गैसियस स्टेट। दिस मींस द मॉलिक्यूल्स विद हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी विल एस्केप फर्स्ट, वो क्या करेंगे? वो पहले जाएंगे, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड हैव लोअर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, देन द मॉलिक्यूल्स दैट हैव एस्केप्ड, सो देयरफॉर लिक्विड्स टेंपरेचर विल डिक्रीज। कब डिक्रीज करेगा? ऑन जी इवेपोरेशन। प्रॉब्लम किसी को अब बात समझो नहीं समझे? क्लियर हो गया बेटा? अब तो बंदा आपसे ये पूछ ले, नीचे सवाल मैंने लिखा, जवाब मैंने ऊपर ही लिख दिया था आपको, इज इवेपोरेशन ए कूलिंग प्रोसेस, तो क्या जवाब दोगे? यस, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ था, अंदर तो भूल गया। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर, याद आया? नहीं आया, भूल गया, ठीक है। ये मैंने अभी ऊपर लिखा था, आपके सामने लिखा, लेकिन आपने बताया नहीं। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है तो टेम्परेचर भी कम हो गया, टेम्परेचर कम होने का मतलब कूलिंग है, ठीक है। तो लिक्विड इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन हीटेड, दिस इज बिकॉज एडेड हीट increases the kinetic energy of the molecules. This enables more molecules to evaporate, or this enables more molecules to overcome the attractive forces and escape as vapors. देखिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच भी तो रहे होते हैं ना, ये नहीं खींच रहे होते, ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ खींच भी रहे होते हैं, लेकिन नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ने इतनी जबरदस्त एनर्जी भेजी है कि ये जब ये मॉलिक्यूल इसको ठुडा मारेगा ना, तो ये सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। बाहर को बंदा छुड़वा के भी भाग जाता है ना, तो ये इन मॉलिक्यूल से अपने आप को छुड़वा के भाग जाएगा हवा के अंदर। बात समझे नहीं समझे? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो ये बेटा जी आपका टॉपिक था। यहां तक किसी को बात नहीं समझ आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब इसका जवाब कैसे लिखोगे? यहां से इवेपोरेशन, इसका जवाब मैंने ऊपर लिखा हुआ,